चेंज। टॉपिक आया आज का क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की एक तो बात करें हम तो अभी से नहीं, टाइम इमेमोरियल से क्लाइमेट चेंज होता है और बहुत सारे एक्सटिंक्शन इवेंट अर्थ की हिस्ट्री में रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सटिंक्शन इवेंट, क्या कहते हैं ना, एक्सटिंक्शन इवेंट अर्थ की हिस्ट्री में रहे हैं। जैसे आप बहुत सारी की देखेंगे, इधर आ जाओ, नेशनल ज्योग्राफी में ही देख लेते हैं। जैसे इधर आओ जल्दी से, खुला नहीं है ये, हाँ। तो सबसे पहला एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन, मतलब जब मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड से वाइप आउट हो गई। और क्यों वाइप आउट हो गई? बिकॉज ऑफ जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज पहली बार तो हो नहीं रहा है, ये मिलियंस और मिलियंस ईयर बैक भी हुआ था और आज भी एक ऑनगोइंग फिनोमिना है। ठीक है, तो जैसे पहला मास एक्सटिंक्शन अगर हम देखें तो वो ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटेंशन है जो 440 मिलियन ईयर अगो हुआ था। और इसमें आप देखिए 86% के करीब लाइफ खत्म हो गई थी। तो लिख लीजिए मास एक्सटिंक्शन। पहले लिखिए, अर्थ हिस्ट्री विटनेसेस मैनी मास एक्सटिंक्शन इंक्लूडिंग 6 मास एक्सटिंक्शन। पहला जिसको लिखिए देवोनियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन, देवोनियन नहीं, ऑर्डोविशियन, देवोनियन आगे आएगा। ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन, ऑर्डो दिख रहा है ना सबको, बड़ा करें क्या? ठीक है, तो ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटेंशन। तो बात है इसमें आइस एज रही थी, आइसी एजिस के कारण जो प्लांट साइकिल है वो डिसरप्ट हो गई थी और 86% लाइफ लॉस्ट हो गई थी। तो इसके आगे बस लिख लीजिए 86% ऑफ लाइफ इज लॉस्ट। फिर आ जाइए, तो ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन की बाउंड्री पर एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था। तो लाइफ जहां यहां पर थी वो एकदम से डिप डाउन होकर यहां हो गई, बहुत कम लाइफ बची। सिल्यूरियन पीरियड हुआ, सिल्यूरियन के बाद डेवोनियन, और डेवोनियन के बाद फिर लाइफ एकदम से डिप डाउन हो गई, जिसे हम कहते हैं लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन, जो 365 मिलियन ईयर बैक हुआ था। कितना? 365। और इसमें लिख लो 75% लाइफ जो है वो खत्म हो गई थी, 76%। इसकी थ्योरी इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं कि कुछ लोग अलग अलग थ्योरी हैं। 2 ही कारण रहे हैं मास एक्सटिंक्शन के, बता देता हूं। या तो कारण रहा है ग्लोबल कूलिंग, या दूसरा कारण रहा है ग्लोबल वार्मिंग, या आइस एजेस कारण रहे हैं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग कारण रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट तो सिंपल सी बात है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग आई, क्यों आइस एजेस आई, इसका किसी को नहीं पता है। ठीक है, आइस एजेस की साइकिल हमने देखी भी थी, आइस एजेस से भी साइकिल होती है और ग्लोबल वार्मिंग भी साइकिल में होता है। साइकिल हम देख लेंगे, लेकिन ये साइकिल कब आ जाए कब नहीं आए नोबडी नोज। नेक्स्ट आओ, थर्ड मास एक्सटिंक्शन, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ था और इसमें 96% लाइफ खत्म हो चुकी थी। कितनी? 96। फिर ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, इसमें 80% लाइफ लॉस्ट हो गई थी। मोस्ट ऑफ द मैमल्स की पॉपुलेशन, जो मैमेलिया होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। बच्चों को मतलब अंडों को नहीं देते, बच्चों को देते हैं, मैमल पॉपुलेशन कहते हैं, हम भी मैमल है। चलिए नेक्स्ट आइए, सबसे फेमस क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। जो आप डायनासोर्स देखते हैं ना, डायनासोर्स अर्थ से खत्म हो गए, वो यही पीरियड है क्रिटेशियस पैलियोजीन। मैक्सिको में एक युकाटन प्लेटू है, वहां पर बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड अटैक हुआ था। इसी क्रिटेशियस पैलियोजीन एपॉक में आप देखेंगे हमारा भारत का डेक्कन लावा बना है। इसी समय साइबेरिया के ट्रैप बने हैं, जो वोल्केनिक ट्रैप है इसी समय बने। आप ब्राजील के ट्रैप देखेंगे वो भी इसी समय बने हुए हैं। और एक युकाटन प्लेटू है मैक्सिको में, वहां पर एक चिक्सकुलूब क्रेटर बना था, यानी गड्ढा बना था, एक एस्ट्रॉयड अटैक के कारण, यानी उल्कापिंड अटैक के कारण। तो धरती पर उल्कापिंड का अटैक हुआ और क्रेटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब अटैक हुआ तो वोल्केनिक इरप्शन हुए तो ग्लोबल वार्मिंग हुई और डायनासोर्स की पॉपुलेशन, ठीक है,
इसमें देखो ना, लोकल फायर, अर्थक्वेक, सुनामी, एसिड रेन, ग्लोबल टेम्परेचर। पहले ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करा उल्कापिंड अटैक के कारण, लेकिन जब वोल्केनिक इरप्शन हुए, इरप्शन के कारण सल्फर डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर को ढक लिया, तो सोलर इंसोलेशन नीचे नहीं आ पाती थी। नीचे नहीं आ पाती थी तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो गया, और डाउन होकर सारी प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगी, डायनासोर्स की पॉपुलेशन निकल ली। समझ में आया? बर्ड्स बच गए, बर्ड्स, ठीक। डायनासोर्स रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं ना, रेप्टाइल। रेप्टाइल्स के बाद ही बर्ड्स की कैटेगरी आई है। वो रेप्टाइल जो उड़ना सीख गया, इसलिए आप देखो सारे रेप्टाइल के दुश्मन है बर्ड। हॉक, सांप ढूंढ लेगी 2 मिनट में कहां है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अब जो ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन चल रहा है इसे होलोसीन एक्सटिंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? और होलोसीन एक्सटिंक्शन, होलोसीन एक्सटिंक्शन, जितने भी एक्सटिंक्शन चल रहे हैं, चले हैं, इससे पहले जितने भी एक्सटिंक्शन चले उससे 1000 गुना तेज है। कितना? 1000 गुना। तो लोगों ने पूछा ये 1000 गुना तेज क्यों है ये एक्सटिंक्शन? ऐसा क्या है कि 96% पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कुछ ही पॉपुलेशन बची है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिसमें ह्यूमन बींग्स की है, इंसेक्ट को छोड़ दो तो, ठीक है, कीड़ों को छोड़ दो, सबसे बड़ी पॉपुलेशन अपन की है। तो बाकी के एक्सटिंक्शन से ये 1000 गुना ज्यादा तेज है। क्वेश्चन इज वाई? वाई इसलिए क्योंकि हमने अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बहुत उसे तेज कर दिया है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या? जैसे मान लो कोयला है जो अर्थ के नीचे ट्रैप्ड है, दबा हुआ है। पेट्रोलियम है जो अर्थ के नीचे ट्रैप्ड है और दबा हुआ है। उसे हम एक्सपोज करके जब जलाते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। फिर आदमी, देखा होगा, आदमी अपने अनुसार नेचर को चेंज कर रहा है। पहाड़ों को काट के ट्रेन निकाल देता है, पहाड़ों को काट के हाईवे बना देता है, सियालकोट, सिलकियारी और बारकोट का टनल। तो आदमी अपने अनुसार नेचर को चेंज कर रहा है, इसलिए एक्सटिंक्शन 1000 गुना ज्यादा है। तो होलोसीन एक्सटिंक्शन किसके कारण हो रहा है सबसे ज्यादा? ह्यूमन। इसलिए इसे एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, आदमी की वजह। और ये 11,000 साल अगो से अभी तक चल रहा है। अब टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। अब पहला टॉपिक ये है कि क्लाइमेट चेंज होता किस किस कारण में है। तो पहले लिखो नेचुरल फैक्टर, फिर हम देखते हैं पहले नेचुरल फैक्टर, उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। तो सबसे पहले नेचुरल फैक्टर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल, और यहां लिखो प्लेट टेक्टोनिक्स, ब्रैकेट में प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसे आपको पता है कॉन्टिनेंट इधर उधर मूव कर रहे हैं, बहुत सारी प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। उन्हीं प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, समझते हैं ना? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, नीचे आ रही है, तो हिमालय का निर्माण होता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज तो देखेंगे, इसलिए आप देखिए माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज है हिमालय पर। नेक्स्ट नेचुरल फैक्टर में वोल्केनोज, ज्वालामुखी जब फटते हैं तो पूरे पूरे एरिया का क्लाइमेट चेंज कर देते। फर्दर मेलनकोविच साइकिल लिखो, मेलनकोविच साइकिल। देखो भाई इसमें 3-4 चीजें लिखनी है मेलनकोविच साइकिल में। सबसे पहले चेंज इन इसेंट्रिसिटी, क्या लिखनी है? चेंज इन इंटेंसिटी, कि 1,00,000 साइकिल, 1,00,000 साल के ईयर में अर्थ अपनी इसेंट्रिसिटी चेंज करता है। तो लिखो चेंज इन मेलनकोविच साइकिल के आगे चेंज इन इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी अरे अपना पाथ रिफ्लेक्ट करता है। चेंज इन इसेंट्रिसिटी, ये सूरज है, ये अपना अर्थ है, ये मत कहना ये फुटबॉल है और ये आदमी, ठीक है? चेंज इन इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट आ जाओ चेंज इन ऑब्लिक्विटी, चेंज इन ऑब्लिक्विटी, अरे यार इधर आओ। तो देखोगे चेंज इन ऑब्लिक्विटी ये अपना टिल्ट चेंज करता है, ऑब्लिक्विटी में चेंज है, ठीक है एवरीवन? नेक्स्ट आओ वॉबलिंग, बिकॉज ऑफ एक्सियल प्रिसीशन, यानी वॉबलिंग बिकॉज ऑफ वॉबलिंग, जो 26,000 ईयर की साइकिल होती है, अर्थ वोबल करता है इस तरीके से, इट इज वोबलिंग बिकॉज ऑफ वोबल।
एक्सियल पोजीशन, ठीक है। इन तीनों को मिलेनकोविच साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसके कारण भी आइस एजेस या ग्लोबल वार्मिंग आती है। एवरीवन चले बेटा, इस तीनों को मिलेनकोविच साइकिल, मिलेनकोविच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया। चलिए भाई नेक्स्ट आइए। तो अगर आपसे चेंज इन अर्थ ऑर्बिट कहे वो मिलेनकोविच साइकिल में है, चेंज इन द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस कहे वो मिलेनकोविच साइकिल है, वेरिएशन इन द रेडिएशन आउटपुट फ्रॉम द सन ये भी मिलेनकोविच साइकिल है जो हम कह रहे हैं ना, ठीक है। तो एक्सियल प्रोजेशन यानी वोबलिंग करता है, यानी अर्थ के जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है ना, उसमें वोबल होती है यानी उसमें चेंजेस होती है। फिर हमने कहा इधर आ जाओ, हमने कहा ऑब्लिग्यूटी में चेंज होती है यानी टिल्ट में, इसे ऑब्लिग्यूटी याद रखना, ऑब्लिग्यूटी कहते हैं। ये 40,000 साल की साइकिल है। और अर्थ सन के आउटपुट में, सोलर आउटपुट में चेंज होता है विच इज चेंजेस इन इसेंट्रिसिटी, ठीक है, यानी ऑर्बिट सेट। ये 1,000 साल की साइकिल है, सॉरी 1,00,000 साल की साइकिल है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन, CORONAL, कोरोनल मास इजेक्शन। क्या बोला हमने? मास इजेक्शन की। और एंड सन स्पॉट्स, सोलर विंड लिखो, सन स्पॉट्स क्या होता है, एंड सोलर विंड्स। तो आप देखिए कि सन हर 11 साल में लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या कह रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर मैग्नेटिक रेडिएशन को अर्थ की तरफ फेंकता है। क्या करता है? अर्थ की तरफ फेंकता है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। समझ में आया? ये इस तरीके से देखो भाई, ये देख रहे हो, विंड है, सोलर विंड। हर 11 साल में मास इजेक्शन होता है इन सोलर विंड्स का, यानी मैग्नेटिक वेव्स का। मैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट है, ये भी तो मैग्नेटिक वेव्स है। इसके कारण भी अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी क्लाइमेट चेंज होता है। नेक्स्ट आइए, और किस लिए क्लाइमेट चेंज होता है? नेक्स्ट लिखिए चेंजेस इन थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए AMOC, एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC, ठीक है। सबको समझ में आता है क्या है AMOC? है सबको समझ में आता है? नहीं आता? क्या है भाई? चेतन रोहिला, क्या है AMOC? एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। कौन बताएगा? बोल सोलर इंसुलेशन ज्यादा होती है तो उसके कारण इक्वेटर पे जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, वो ऊपर पोल्स की तरफ मूव करता है। पोल्स की तरफ जाने के बाद वो ऊपर से ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद सिंक होता है नीचे, सिंक होने के बाद वो वापस इक्वेटर की तरफ आने लगता है और ये साइकिल क्रिएट, इसका ओवरटर्न हो जाता है, नीचे से वेव चलती है, ऊपर से वेव चलती है। तो किस किस को याद नहीं था? ये तो पढ़ा हुआ है, ओशनोग्राफी में पढ़ाया था ना, तो याद क्यों नहीं था? याद था तिवारी? नहीं याद था। चलो कुल मिलाकर ये समझ लो, ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, ये यानी सरफेस वाटर और इंटीरियर्स ऑफ वाटर, मतलब एक होता सरफेस वाटर, एक होता डीप वाटर। इसके सर्कुलेशन में ओवरटर्न्ड हो जाता है, यानी ये रिवर्स हो जाता है। इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ओवरटर्निंग इन द ओशन। नेक्स्ट, स्पेस डस्ट बिटवीन अर्थ एंड सन, स्पेस डस्ट बिटवीन अर्थ एंड सन, स्पेस डस्ट बिटवीन अर्थ एंड सन। चले और कोई फैक्टर बताओ भाई। क्लाइमेट चेंज का वोल्केनिक लिख लिया, ओशन करेंट्स लिख लिया हमने, है ना, अर्थ एक्सिस और ऑर्बिटल चेंज लिख लिया, प्लेट टेक्टोनिक्स लिख ली, सोलर वेरिएशन लिख लिया। और कोई, और किस तरीके से होता है वो स्ट्रेस डस्ट में। और बता नेचुरल फैक्टर, मैन मेड मत ने कहना कि पेट्रोल जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, हाँ वो भी मैन मेड कारण है, लिख ले सही। रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, अर्थ मैग्नेटिक पोल, ऐसे दिमाग लगाया कर, बहुत अच्छी। रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक। और बताइए भाई
नेचुरल फैक्टर, नॉट मैन मेड। बताइए बेटा, रिवर्सल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, इतनी बात है ना फालतू की, वो गोली मार देंगे, फालतू की बात करते रहते हो, इतनी पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है तुम लोगों से। ये जो अर्थ का कोर है बेटा, यहां पर लिक्विड देखो, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है, उसके बाद मेंटल है, मेंटल के ऊपर क्रस्ट है। तो अगर आप देखोगे कोर में आयरन सबसे ज्यादा है, आयरन और निकल। ये सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा है तो ये अर्थ के नीचे जाके सेटल हो गया। इसे डेंसिटी डिफरेंशिएशन कहते हैं कि रेता ले और आयरन फिलिंग्स ले और ऐसे बीकर को हिलाए तो देखा होगा आयरन नीचे बैठ जाएगा, रेता ऊपर आ जाएगा। डेंसिटी डिफरेंशिएशन ही तो है ये, कि पानी और ऑयल में ऑयल ऊपर आ जाता, पानी नीचे बैठ जाता है, डेंसिटी डिफरेंशिएशन। तो यहां जाकर आयरन और निकल जाके बैठ जाता है। अब अंदर जो नीचे का इनर कोर है वो तो सॉलिड का बना हुआ है, यानी सॉलिड का मतलब आयरन निकल इतने प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म, किसने फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी को इतने प्रेशर से भरा जाता है कि वो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है, और जैसे ही वो प्रेशर को हम निकालते हैं गैस बन जाती है। देखिए होगा, बचपन देखा है। आज क्या करना, उसे ऐसे हाथ से वो करना और माचिस लगा लेना, ठीक है। उसके बाहर है आउटर कोर। क्या आउटर कोर करेगा आज? आउटर कोर लिक्विड का बना है क्योंकि यहां पर इतना प्रेशर नहीं है, और इतना प्रेशर नहीं है तो आयरन निकल यहां पर लिक्विड फॉर्म में है। अब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है अपनी परिधि पर, तो रोटेट कर रहा है तो आयरन भी सॉलिड कोर के अराउंड रिवॉल्व और रोटेट कर रहा है। रोटेट करिए, ऐसे ऐसे कर रहा है। जब हमें पता है आयरन यानी आयरन का भी आयंस, यहां पर आयंस है ना, Fe2+, जब ये रिवॉल्व यानी रोटेट करते हैं तो आपको पता होगा चार्ज पर यूनिट टाइम करंट का निर्माण करता है, और करंट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये अर्थ को एक मैग्नेटिक फील्ड देता है, यहां से एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आता है जो अर्थ को प्रोटेक्ट रखता है फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन एज वेल, फ्रॉम द कॉस्मिक यानी जो ब्रह्मांड से जो किरणें आ रही हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट रखता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये आउटर कोर से आ रहा है। समझ में आया? कभी कभी ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब जैसे इसकी गति, इधर आओ, अभी ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऐसा भी देखा गया है कि ये उल्टा रोटेट। अब ये होता कौन क्यों है किसी को नहीं पता भाई, ठीक है, इतनी डीप साइंस नहीं पता है। अरे नासा को नहीं पता, ये नहीं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, बेशर्मो, नासा को भी नहीं पता इसका, उसे तो बात छोड़ो तुम, मुझे क्या पता होगा फिर। तो ये रिवर्स कर जाता है। तो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि रिवर्सल के लिए कभी ना कभी तो ही रुकता होगा। कितनी मूवी में दिखा होगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रुक गया थोड़ी देर के लिए। देखिए मूवी एक आई थी कोर, जर्नी टू द कोर आई थी, कोर मूवी नहीं देखी? मर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रुक जाता है तो जाके वो न्यूक्लियर बम अटैक करते हैं वहां पर, तो कोर चलने लगता है। देखिए कोर मूवी फिक्शनल है, कोर अरे ऐसी ये मूवी आई थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखी है? ये कोर जाते हैं ना ये लड़का लड़की अर्थ के इंटीरियर्स में, देखा रोटेशन स्टार्ट कर रहा है। मैं देखिए देखो याद है पूरा। इधर आओ, ये सब नहीं देखी तुमने? ये तो हमने बचपन में देखी है जब बहुत छोटे छोटे थे। तो बचपन में ये सब भी नहीं देखते थे, क्या करते थे? हैं? बिग लॉस देखा है? लूजर्स, बिग लॉस। चलो बिग लॉस मत देखना, तो तुम्हारा टेस्ट बता देगा, ये भी बता देगा यूपीएससी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप बिग बॉस देखते हैं और सोचिए यूपीएससी का सिलेक्शन हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपका टेस्ट बता रहा ना कैसा है। चलो आजकल बच्चा लोग अच्छी चीजें देखता ही नहीं है। चलिए ये तो वैसे ही पास्ट टाइम में देख लिख लो, कोर मूवी देखना। कैसे लोग हो यार, ऐसी ऐसी मूवी भी नहीं देखी है। चलो इस पे उपलब्ध है अमेजोन प्राइम, सबके पास होगा प्राइम, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके पास प्राइम नहीं हो। तो रहने दो, मत देखना। इधर आओ, तुम्हें क्या अब मैं अपना आईडी पासवर्ड इसका भी दूं क्या? हद हो गई है। चलो देखो क्या खरीदारी कर रहा हूं मैं अमेजोन पर।
हद हो गई है, अमेजोन पे नहीं है मतलब तो सारी ऐसे तो उस पे 10-15 हजार फिल्में होंगी, सारी लिस्ट ऊपर वाले ने पेशेंस दिया है बेटा। नेक्स्ट लिखो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, फालतू की बात करते रहते हो तुम लोग। लिखो नेक्स्ट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। हाँ बोलो जल्दी से। हाँ नहीं, रेस्पिरेशन के कारण भी ऐसे, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण भी हुआ है, CO2 एक्सेसिव होने के कारण भी हुआ है। ठीक है, जब CO2 एक्सेसिव होने के कारण हुआ उसके पीछे वोल्केनिक इरप्शंस रहे। और जब रेस्पिरेशन की बात कर रहा है कि लाइफ बम्बारमेंट करी है, जैसे ये भी है कि भाई प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में जब ऑक्सीजन ज्यादा होने लगी तो कितने सारे जो प्रीवियस बैक्टीरिया थे जो उस एनवायरनमेंट के लिए नहीं थे, उनकी भी डेथ। तो कह सकते हैं रेस्पिरेशन के कारण भी डेथ हुई है बहुत, लेकिन कारण सब नेचुरल है। खाली ये नहीं है कि भाई नेचर से है ये सारे कारण, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आदमी नहीं है जो नेचर को चेंज कर रहे हैं, सारे कारण नेचुरल ही है, यानी नेचर की तरफ से। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर लिखो क्या है इसमें, फॉसिल फ्यूल कंबशन, हम जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल कंबशन करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बायोमास बर्निंग, ओजोन मैंने करवा दिया था, नहीं कराया ना, ओजोन डिप्लीशन नहीं कराया है, ओजोन ठीक है, ठीक है अभी 2 मिनट में करा दूंगा। फॉसिल फ्यूल कंबशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बायोमास बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की हम बात जो कर रहे हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नहीं। ट्रेडिशनल होता था ना चावल के बाद दालों को उगाना, यानी लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाना, गेहूं के बाद लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाना, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। लेकिन मॉडर्न आदमी बड़ा तेज है, और तेज क्या है, वो मूर्ख भी है। चावल के बाद गेहूं उगाता है, गेहूं के बाद चावल, और दोनों सॉइल एग्जॉस्टिव प्लांट्स है, सॉइल को खत्म कर देती है। चलो तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। नेक्स्ट लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न। चले आगे, चलो जल्दी जल्दी करो। तो आप देखें तो ह्यूमन लैंड यूज पैटर्न समझते हैं क्या है, किसी ने पूछा नहीं मेरे से लैंड यूज पैटर्न क्या है। लैंड यूज पैटर्न, व्हाट आर लैंड यूज पैटर्न्स या लैंड यूज चेंजेस, बताइए जल्दी। जो माइनिंग वगैरह होती है, क्या कि डिफरेंट जगह किस तरह से लैंड यूज किया गया है। ठीक है, जैसे जो कल्टीवेबल लैंड नहीं है उसे फॉरेस्ट है, वहां पर कल्टीवेशन करना, जो कल्टीवेशन का लैंड है वहां माइनिंग करना। ठीक है, जो जो फॉरेस्ट का एरिया है वहां इंडस्ट्री बनाना, ये लैंड यूज पैटर्न है। ठीक है, और फिर ये भी है कि लैंड को किस तरह से यूज किया जाता है। चलिए, क्रॉप रोटेशन किया जाता है कि नहीं किया जाता। अब बेस्ट क्रॉप रोटेशन के लिए पल्सेस है, लेकिन आप खाली राइस और गेहूं उगाते हैं तो लैंड यूज पैटर्न ऐसा है कि वो लैंड को खत्म ही करेगी। नेक्स्ट आइए। अच्छा, एक चीज और है, जहां नेचुरल लाइफ प्रेजेंट होती है उसे बायोस्फीयर कहते हैं, लेकिन आज भी ऐसी बायो इंजीनियर्ड जोन्स बनाता है जहां पर लाइफ प्रेजेंट होती है, आर्टिफिशियल लाइफ प्रेजेंट होती है, उसे न्यूस्फेयर कहा जाता है। NOOSPHERE, न्यूस्फेयर। ह्यूमन बेस्ड इकोसिस्टम इज नोन एज न्यूस्फेयर। ठीक है, आगे जल्दी आइए, नेक्स्ट चलिए। अब आ जाइए ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस। तो पहले हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उसके बाद ग्लोबल कूलिंग की बात करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग एक कंसेप्ट है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये एक फैक्टर है, ऐसा बहुत फैक्टर हो सकता है। समझ में आया? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब देखो, पहले तो एक तो टर्म समझो, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु परिवर्तन, उसका एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका एक ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल कूलिंग भी हो सकती थी, लेकिन इस समय जब हम चल रहे हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग का पीरियड है, ग्लोबल कूलिंग का नहीं है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होता किसके कारण है, समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं। एक क्लाइमेट चेंज है, यानी
जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। वो किस कारण हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, यानी अर्थ गर्म क्यों हो रही है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट समझते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ गैस होती है ग्लोबल कूलिंग कहा जाता है उन्हें। जैसे ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो शुरुआत में तो वो गर्मी लेके आता है, लेकिन उसकी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जब एटमॉस्फेयर में जाती है, तो ये पोल्यूटेंट तो हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है, ग्लोबल कूलिंग गैस है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से बादलों को ढक लेते हैं। जब सूरज की रोशनी आती है तो इन गैसों को छेद नहीं पाती और इनसे टकराकर वापस चली जाती है। सूरज की रोशनी कम हो जाती है, ग्लोबल डिमिंग हो जाता है, और डिमिंग होकर ग्लोबल कूलिंग होने लगती है, यानी आइस एज। आइस एज इसका मतलब पोलर एरिया से आइस इक्वेटर की तरफ आ। समझ में आई बात? अभी लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस, यानी उन गैसेस की बात कर रहे हैं जिससे अर्थ का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ठंडा नहीं। तो लिख लो पहले, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन मत छोड़, लिखो कल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिख लो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, दीज आर ग्लोबल कूलिंग गैस। ग्रीन हाउस गैस लिख लो कौन कौन सी है। सबसे ज्यादा खतरनाक है वाटर वेपर, लेकिन वाटर वेपर को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर नेचुरल। ठीक है, तो वाटर वेपर, ग्रीन हाउस गैस लिखो कौन कौन सी है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ओजोन लिखो खाली, ट्रोपोस्फेरिक मत, ओजोन लिखो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी। पहले रेफ्रिजरेटर में डलती थी, ये आइसक्रीम्स में डलती थी, परफ्यूम में डलती थी, ठीक, डिओड्रेंट में डलती थी, ट्यूबलेस टायर में अभी भी डलती है। मतलब ये गैस होती है, इससे फॉर्मेशन किया जाता, सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर लिखो परफ्लोरोकार्बन। सेमीकंडक्टर देखे हैं, जो आईसी चिप बनती है उनमें मैन्युफैक्चर के समय रिलीज होती है पीएफसी, परफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट में, एयर कंडीशनिंग में ये पीएफसीज आती थी, परफ्लोरोकार्बन, पीएफसीज। उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये ट्रांसफार्मर देखते हो, इसमें लिक्विड डाला जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। ठीक है, गैस इंसुलेटर में स्विच गियर समझते हो? अरे देखा, चेंज ओवर होता है कि देखा है कि जिससे आपने देखा होगा घरों में अगर 3 फेस की लाइट है, उसे डबल मतलब फेस चेंज करने के लिए चेंज ओवर स्विच गियर का यूज करते हैं, स्विच गियर कहते हैं। उनमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज होता है, HF6, यानी मैग्नीशियम इंडस्ट्री में, पटाखों की इंडस्ट्री में, टेनिस बॉल में, इसमें जो इसका पीछे का होता क्या कहते हैं उसे, सोल में। ठीक है, साउंड प्रूफ विंडोज में, जो काली काली देखा होगा साउंड प्रूफ विंडो होती हैं, उन सब में सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये फोम इंसुलेशन में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में। अभी इंडिया में HFC यूज हो रही है फ्रिज में, हम 2030 तक बैन कर देंगे। ठीक है, फ्रीऑन सुना है, क्या था, फ्रीऑन डाल देंगे एसी में, वो ये HFC है। ठीक है, देखी है? हाँ, फ्रिज यही डलता है। चलो तो ग्लोबल वार्मिंग गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग गैस यानी ग्रीन हाउस गैस एक ही बात है। अब ये होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सोलर रेडिएशन आती है, तो सोलर रेडिएशन के बाद ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, ये सोलर रेडिएशन जाने देती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यानी ये गैस है एटमॉस्फेयर में, और ये सोलर रेडिएशन आराम से आ गई। आराम से क्यों आ गई? क्योंकि आने वाली सोलर रेडिएशन में ऊर्जा यानी एनर्जी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। जब ये अर्थ के सरफेस से टकराती है तो री रेडिएट होती है, यानी एनर्जी ने टक्कर मारी और टक्कर मार के अब वापस जा रही है। लेकिन जब टक्कर मारती है तो इसका ऊर्जा कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, और टक्कर मारने के बाद इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। जैसी वेवलेंथ ज्यादा हुई तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसे ट्रैप कर लेती है, जाने नहीं देती ऊपर, एस्केप नहीं होने देती एटमॉस्फेयर में।
और एक बार ट्रैप कर लेती हैं तो ट्रैप करके अर्थ का टेम्परेचर, इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखना हो तो कार आप धूप में खड़े कर दें तो देखिए ग्लास जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही काम करता है। सूरज की रोशनी आने तो देता है लेकिन कार से बाहर जाने नहीं देता, इसलिए कार देखी हो आपने कितनी गर्म, समझ में आया? इट इज एग्जांपल ऑफ, ऐसी ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। इसी तरह कांच की परतें होती हैं, उन कांच की परतों के नीचे खेत, समझ में आया? तो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचर में भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। एक्चुअली में वर्ड तो आदमी ने अपनी टेक्नोलॉजी से लिया है, उसे नहीं पता था नेचर में भी होता है, फिर वो नेचर में देखा तो उसने इसका नाम ही रख दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो लिख लो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, लिखो। अच्छा, जब ये जाती रहती है, ये जब किरणें जाती हैं तो उसे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब ये आती है तो शॉर्ट वेव, यानी वेवलेंथ छोटी है ना, तो कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। जब जाती है तो कहते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, लैंड से जवाब। ठीक है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में इंफ्रारेड सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो। तो आपने देखा होगा इंफ्रारेड जब वेव्स होंगी तो वो ज्यादा गर्म करती हैं। क्वेश्चन पूछा गया अर्थ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा गर्म कौन सी किरणें करती है? इंफ्रारेड। कौन सी करती है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जब ये आती है तो इनमें यूवी ज्यादा होता है। क्या होता है? यूवी और विजिबल। ठीक है, तो लिखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में, लिखो इन द डे टाइम the solar energy output is maximum, having short wave and high energy wave. Further, some of the further likho, reflected short wave after re-radiated by the earth surface become long wave terrestrial radiation, which has more infrared radiation. These infrared radiation is trapped by the greenhouse gases. Exothermic reaction happen, heat generated and temperature rise in these. समझ में आया? नेक्स्ट लिखो। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? चलो तो लिखो ऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, ये ग्लोबल वार्मिंग फर्स्ट टाइम और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो वर्ड है सबसे पहले वेलेस एस ब्रोकर नाम के जो आपके क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे उन्होंने यूज किया था। तो लिख लो ग्लोबल वार्मिंग फर्स्ट टाइम वाज यूज बाय वेलेस एस ब्रोकर, BROECKER, broker, in 1975 in his books, in his मतलब को बुक नहीं थी, ये कोई जर्नल था, इन साइंस जर्नल, मैगजीन आती है साइंस जर्नल की, इनकी कोई बुक नहीं है, साइंस जर्नल। एंड टॉपिक वाज आर वी ऑन द ब्रिंक ऑफ प्रोनाउंस ग्लोबल वार्मिंग, आर वी ऑन द ब्रिंक ऑफ अ प्रोनाउंस ग्लोबल। ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लिख लो। सबसे ज्यादा गर्म करती है वाटर वेपर। ऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस या ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, बात एक ही है यार। ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है? वाटर वेपर। लेकिन इसे हम गिनते नहीं है क्योंकि ये आदमी के कारण नहीं है, ये किसके कारण है? नेचर में। और वाटर वेपर तो जरूरी भी है, रेनफॉल कहां से होगी, खेती कहां से होगी, तो ये नेसेसरी है, इसलिए इसे ग्लोबल वार्मिंग में वैसे इसे कम करने के लिए गिना नहीं जाता। नेक्स्ट आओ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर करती है मीथेन, यानी और मीथेन के बाद ओजोन। ठीक है, अच्छा ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, नॉट स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन देखा होगा, जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग आपने देखी है, वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के कारण ही होती है। समझते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, यानी नॉक्सिस प्लस VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन टाइप के होते हैं, बेंजोनॉइड टाइप के VOCs होते हैं, पेट्रोल वेट्रोल से निकलते हैं। इनके साथ जब नॉक्सिस गैसेस मिलती हैं, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जैसी,
तो ओजोन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का निर्माण करती है। ये कार्सिनोजेनिक भी है बेटा, पॉइजनस गैस है। आपने फोटोकेमिकल स्मोक देखा होगा ना, स्मोक होता है मॉर्निंग में, इसी के कारण होता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के कारण। बड़ी खतरनाक गैस है। शहरों में तो आजकल ये भी देखने को मिलता है, ये नॉक्सिस प्लस वीओसी के कारण मिलती है, बनती है ये। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी मतलब ये नेचर ने नहीं बनाई है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट हम रिलीज करते हैं, उससे बन जाती है। प्राइमरी के सेकेंडरी है, प्राइमरी के कारण। आदमी कुछ भी करता है, यूरेनियम जला के प्लूटोनियम बना देता, प्लूटोनियम जलाकर घरों में बिजली ले लेता है ना, बहुत तेज है। चलो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वीओसी। अब हम बात कर रहे थे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की, तो आपको एक चीज और मैं बताऊं, कोई भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक उसकी पोटेंसी कितनी है, यानी कितना वो कितने पोटेंट है। पोटेंट का मतलब जैसे आप देखेंगे मीथेन 4 गुना ज्यादा CO2 से ज्यादा पोटेंट है इन डूइंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी एक मॉलिक्यूल मीथेन का 4 गुना ग्लोबल वार्मिंग करेगा। तो एक होती है पोटेंसी, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंट टाइम पीरियड, यानी कितने सालों तक वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। समझ में आया? तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस देखा जाए, आ जाओ, इतनी बात नहीं करनी है फालतू, चार्ट नहीं दे रखा, चार्ट ही दे दे, रुको, रिसर्च गेट में दे रखा है ना ये, ठीक है। ये देखो, जल्दी जल्दी देख लो, 3-4 को कंपेरिजन कर लेते हैं, बहुत है इतना। कार्बन डाइऑक्साइड ये 100 सालों तक एटमॉस्फेयर में रहती है, एक बार रिलीज करा 100 सालों तक रहेगी। अगर देखा जाए तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। CO2 को यानी कार्बन को हमने रेफरेंस पॉइंट, मीथेन देखा जाए तो इसका 25 गुना करती है और लाइफ 12 साल तक रहती है। तो देखा जाए 12 ये और 25 ये, तो इसे ओवरऑल लाइफ और मतलब एटमॉस्फेरिक लाइफ और पोटेंशियल दोनों को मिला के करेंगे तो 4 गुना आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड भी तो देखना है हमें, ठीक है, 4 गुना ज्यादा पोटेंशियल। नाइट्रस ऑक्साइड 114 साल तक रहती है और ये CO2 का 300 गुना ज्यादा CO2 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसमें, यानी इतनी कैप्चर करती है ग्लोबल वार्मिंग को। ओजोन, और ये ओजोन कौन सी है बेटा? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन तो देखा जाए ग्लोबल कूलिंग का काम करेगी, यूवी किरणों को रोकेगी, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमें पता नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन लाइफ टाइम इसकी आवर्स टू डेज है, ये इसका बहुत ज्यादा है भाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो लिख लो इस बात को जल्दी से। कौन सी गैस कहां से निकल रही है बाद में देखेंगे। एक स्टूडेंट है मेरा, इसकी ज्वाइनिंग आई है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज, प्रोबेशन में लगा है ना। चलो, तू भी कहीं लगेगी, ये बात करेगी खाली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बम मिला है कल वहां पर, लड़के बम बना रहे थे, हैं? क्या हुआ? बाप बता, कहाँ जा रहा है ये लड़का? लोग कॉलेज में ही बम बना रहा है, पढ़ने वढ़ने जाते हैं। कर लिया ये? दिक्कत तो यही है हमारे समाज में कि बचपन से वो कॉन्शियसनेस दिया नहीं जा रहा, अब बड़ा होके वो क्या कर लेगा। हम वही है जो हमारा पीयर ग्रुप हमें सिखाता है, हमारे परिवार बचपन से कहता है, हमारे दोस्त जैसे बातें करते हैं, हमारे टीचर्स ने हमें जैसा पढ़ाया है, हम वही हैं अल्टीमेटली। आपको नाम भी आपके फादर मदर ने दिया है, वो भी आपका नहीं है, पहली बात तो मैं ये बता दूं आप, ठीक है, वो भी आपका खुद का नहीं है। हम जो बोल रहे हैं ना, तो समाज ने हमें सिखाया है, ये शब्द वही समाज से आते हैं ना। पहला बच्चा जब पैदा होता है वो कहाँ से सीख रहा है? सब चीज यहीं से सीख रहा है। यही समाज लुटेरा बना रहा है, यही समाज ऑफिसर बना रहा है, यही समाज पॉलिटिशियन बना रहा है, यही समाज वो बना रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, ठीक है। यही समाज जाकर कनिस्तर फेंक रहा है पार्लियामेंट में। फिर ये भी डिपेंड करता है कि भाई
कितने बच्चों का इमोशन डेवलप नहीं हो पाता बचपन में, वो इमोशन ना डेवलप होने के पीछे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। जैसे जितने ड्रेडेड क्रिमिनल देखे हैं, उन्हें देखा गया है, उन पे रिसर्च हुई है, उनका ये पता लगाया है कि इनका फ्रंटल लोब डेवलप नहीं है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, किसी बच्चे को देखकर आपके दिमाग में अगर प्यार ना आए, किसी बूढ़ी अम्मा को देखकर आपको दया ना आए, तो फिर तो आप जानवर ही हैं, आपका वो फ्रंटल लोब डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, जन्म होना था कुत्ता बिलाई में, गलती से इंसान में हो गया। समझ में आई बात? गलती से ही हुआ है। अब इसी जमाने में सब भोग लेता है, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी जगह रोकना पड़ेगा आपको, सब यही भोग के जाओगे। हम अफीम बोते हैं तो अफीम ही खाना पड़ेगा, गेहूं बोगे तो ही गेहूं मिलेगा। सो ऑब्वियस है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज अराउंड, जो भी हम पुट इन करते हैं वही आता है। चलिए चले आगे। चले यार, बड़ी तबीयत खराब हो रही है आजकल। तो परसिस्टेंट टाइम पीरियड और एफिशिएंसी के ऊपर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब आप ये लिख लीजिए कि एक तो समझिए इस बात को, सबसे ज्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस वर्ल्ड वाइड में कौन एमिट करता है, तो लिख लीजिए, ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन वर्ल्ड वाइड, लिख लीजिए जीएससी एमिशन वर्ल्ड वाइड। ये सब कुछ फैक्ट है, ये सब पूछ लिए जाते हैं। आ जाओ, इतनी बात नहीं करनी है फालतू की, वही है ना। सबसे पहले तो आ जाओ, कौन कितना करता है, तो सबसे ज्यादा जो करता है वो करता है यूएसए। कौन करता है, लिख लो इस बात को। ऐसे कैसे दिखेगा, इसे ऊपर नीचे करने का ऑप्शन नहीं है क्या? चलो मैं लिखवा देता हूं, सबसे ज्यादा करता है यूएसए। नेक्स्ट आओ, फिर सबसे ज्यादा सॉरी चाइना लिखो, तो यूएसए ने तो अभी कंट्रोल किया है। चाइना चाइना चाइना, ठीक है, चाइना देखो सबसे ज्यादा करता है चाइना। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, फिर कौन करता है, यूएस। अब थर्ड पे वैसे तो आना चाहिए यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन, एक मूवी देखिए धमाल, दो भाई होते हैं, जब उन्हें पैसा लेना होता है तो कहते हैं हम दोनों अलग अलग यूनिट है, जब भरना होता है तो कहते हैं हम एक यूनिट है। वही यूरोप का हाल है। जब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात होती है तो कहता हम अलग अलग यूनिट है, इटली को अलग देखो, फ्रांस को अलग देखो। जब पैसा देने की बात आती है तो कहता हम लोग एक यूनिट है। ऐसे मत करो हमारे साथ, गलत बात है। तो थर्ड पे लिखो यूरोप, क्या हुआ? थर्ड पे लिखो यूरोप, फोर्थ पे लिखो इंडिया, फोर्थ पे इंडिया लिखो। बाकी आप धमाल वाली मूवी से आते हो तो थर्ड पे इंडिया लिख लेना, अलग अलग यूनिट मानते हो तो। मतलब जब भी ट्रेड नेगोशिएशन होगा उसमें यूरोप एक है, जब पैसे देने की बात आएगी तो एक है, किसने दे तो दिया। और जब बात होगी बर्डन लेने की, हाँ बर्डन एक क्यों लेंगे हम। जब बात होगी कोई ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, कहेगी सबका अलग अलग है, एक क्यों देख रहे हो हमें। तो जब भी कोई बुरी चीज होगी उसमें सब अलग अलग है, और जो भी कभी नेगोशिएशन होगी उसमें सब। ये बहुत बड़े फ्रॉड हैं। चले नेक्स्ट आओ, देखो यहां पर अलग अलग नाम, जर्मनी अलग करेगा, वो अलग करेगा, यूरोपियन यूनियन। फिर आ जाओ, इंडिया के बाद आता रशिया, रशिया का बाद जापान, रशिया के बाद जापान, जापान के बाद ईरान, ईरान के बाद जर्मनी, खैर वो यू में लिख दिया था, रहने दो। फिर जर्मनी, फिर सऊदी अरब, फिर इंडोनेशिया। ठीक है, चले आगे, साउथ कोरिया, कनाडा, फिर ब्राजील। ब्राजील सिक्वेस्टर बहुत करता है ना। खैर अभी कुछ दिनों ब्राजील ने भी अपना कार्बन उत्सर्जन बढ़ाया है। ब्राजील में अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, लंग्स है वो, तो कार्बन का सिंक भी बहुत ज्यादा है, उत्सर्जन ज्यादा है तो सिंक भी है ब्राजील में। चलो हो गया। नेक्स्ट आओ, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर कैपिटा, देखो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा में आओ, पर कैपिटा, तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा देखा जाए, पर कैपिटा मतलब समझते हो कि हर आदमी किसी, इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है,
हम अगर 4th नंबर पे कर भी रहे हैं ना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कुछ भी नहीं कर रहे हमारे यहाँ तो एनर्जी का उतना इंटेक ही नहीं है। जो पूरा यूरोप 24 घंटे देखा हो आपने तो हीटर चला के रखता है। यूके में कंपलसरी है घरों में हीटर होना, नहीं होगी तो जेल हो जाएगी यूके में। अगर घर में हीटर नहीं है तो जेल हो जाएगी, जेल ले जाएगा, कहेगा वहां मरेगा तो नहीं एटलीस्ट। 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड, इसका मतलब तो जेल ही चला जा। समझ में आई बात? तो क्या हुआ यार, मजाक लगता है, मैं क्या मजाक लग रहा है तुम्हें? तो सही कह रहा है वो, मरना है तो जेल में जाना फिर। तो 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड क्रिमिनल ऑफेंस है ना वहां पर भी, वहां हीटर है ना सेंट्रल। अरे हमारी जेल थोड़ी ना है कि पता चला सांस आने की भी जगह नहीं है। यूरोप की जेल है, यहाँ के गेट हाउस से ज्यादा अच्छी है। समझ में आया? अब जैसे आपने इन सेक्टरों के घर देखे हैं, सेक्टर 14 के, सेक्टर 15 के, अमेरिका में चले जाओ, ब्लैक्स जो किन कॉलोनीज में रहते हैं उन्हें गेटोस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लम कॉलोनीज को गेटोस कहा जाता है वेस्ट में। अमेरिका के गेटोस देख लो, ये सेक्टर के मकान से ज्यादा अच्छे हैं। समझ में आया? तो हमारा उतना पर कैपिटा इंटेक तो है ही नहीं बेटा। हाँ, कौन एनर्जी का इतना इंटेक है? हम खाता भी बहुत कम हूं, 2500 कैलोरी, ये 3600 कैलोरी से नीचे नहीं खाते हैं। ठीक है, हम खाता भी कम हूं, हम एनर्जी इंटेक बहुत कम है। जैसे ही आता हूं लाइट बंद करके चला जाता हूं, सेंसफुल आदमी। ठीक है, बच्चों को हर चीज पीडीएफ में देता हूं, प्रिंट भी नहीं करता। क्यों? सेंसफुल, सेव नेचर। क्या हुआ? पीडीएफ में दे देता हूं कि भाई पढ़ लो, फोन से पढ़ लो। ठीक है, कंप्यूटर से पढ़ लो। और ये तो पढ़ता भी है टैब में, इन्हें तो जरूरत ही कुछ चीज की है। चलो आओ उधर। तो पर कैपिटा में हम तो बेटा कहीं है ही नहीं, कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा एमिशन करती है वो है कतार। इसको कतार, कतार सब लिस्ट ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा लिखो, जीएचजी एमिशन, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सबसे पहले है कतार, उसके बाद त्रिनिडाद एंड टबागो, फिर लिखो टबागो, छोटकी सी कंट्री है, इतना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती। फिर आया वो यूएई, जिसमें अबू धाबी धोबी है, अबू धाबी। तो यूएई के बाद लिखो नीदरलैंड्स। ठीक है, उसके बाद एंटिलीज, फिर बहरेन, फिर ब्रुनोई को सुल्तान देखो कितनी उसमें रहता है, फिर कुवैत, उसके बाद लग्जमबर्ग। ठीक है, तो ये लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, पर कैपिटा में। चले आगे, फिर आ जाओ सोर्सेस ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। सोर्सेस ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस, सोर्सेस ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस क्या क्या है? इस पे आपको देखो पूरा पढ़ के, एक तो पढ़ के आना, तो जितने भी कार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O लिख लो, इनके बारे में पढ़ के आना है कल। तो लिख लो कार्बन, मीथेन, N2O, CFC, PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। 7 लिखवा दिए, 7 लिख दिए। ये क्योटो प्रोटोकॉल की भी गैसें हैं इसलिए 7 लिखवा दिए, सातों के साथ। कौन कौन सी? कार्बन, कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन बा, फिर N2O बा, फिर CFC, फिर PFC, फिर HFC, फिर HFC। ठीक है, इन्हें पढ़ के आना कहाँ कहाँ यूज होती है, कहाँ कहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, जैसे मीथेन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, CFC कहाँ कहाँ से रिलीज होती है, किस किस में यूज होती है, ये सब पढ़ के आना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल लिखो, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट क्या है, क्या क्या इफेक्ट है भाई इसका? क्या कह रहा, हमें क्या लेना देना इफेक्ट से? होता होगा कुछ इफेक्ट, बताओ भाई, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? जल्दी जल्दी एक कोई लीड करे और बताए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। पहले पीछे से ही, हाँ वो बताएगा आकाश। 1 पॉइंट, इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, वही लिखते चलेंगे। बोलो 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 जल्दी जल्दी, बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी। पहला इफेक्ट ऐसा बता जिसकी रिसर्च हो रही है, क्यों मंडगट कहानियां, और एक नो डाउट किसी ने छोटी मोटी रिसर्च करी होगी इस तरीके की, लेकिन जब तक मास उसमें एक्सेप्टेंस ना हो वो बात नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, मास एक्सेप्टेंस कहाँ है इसका? अरे एक बता इंपॉर्टेंट, ला नीना, पहले एकदम से ही अंदर आ जा, पहले मैं पूछ रहा हूँ
मेजर। तू क्या है ना, मॉनसून इरेटिक हो गया, ये क्या है ना, ला नीना और एल नीनो क्या है बता। हाँ इसने सही बोला, लिखो पहला मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ऐसे बोलो। तेरे पे जब जब मैं वो करता हूं ना विश्वास। डेजर्टिफिकेशन, बहुत अच्छी बात, लिखो, बोलो जल्दी बोलो, और बहुत अच्छा। सी सरफेस टेम्परेचर राइज, और बोलो। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज, जैसे ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड, ये सब शिफ्ट हो रही हैं। जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट हो चुकी है। आईटीसीजेड ऑलरेडी 1 से 2 डिग्री नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब पूछोगे आईटीसीजेड क्या है, मैं कहूंगा जहां दो विंड, क्या बोला मैंने, जहां दो विंड, यानी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जहां मिलती है उसे आईटीसीजेड कहते हैं। क्या कहते हैं, आईटीसीजेड। जैसे ये है आईटीसीजेड, यहां नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट मिल रही है ना, ये ऑलरेडी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो चुका है, यानी गर्मी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। और बताइए भाई, चेंज इन रेनफॉल, पैटर्न ऑफ रेनफॉल। आजकल देखा होगा डेजर्ट में स्नोफॉल हो जाती है। अबू धाबी में, अबू जहां धोबी है, वहां पर 2017 में स्नोफॉल हो गई। कतार में स्नोफॉल हो जाती है। आजकल थार डेजर्ट के एरिया जोधपुर जाओगे, वहां ब्रह्मपुत्र के प्लेन से ज्यादा बारिश होने लगी है। तो डेजर्ट में ज्यादा बारिश होने लगी है, प्लेन्स में कम बारिश होने लगी है। शहरों में ज्यादा बारिश होती है, गांव जहां जरूरत है वहां कम बारिश होती है। चेंज इन पैटर्न ऑफ रेनफॉल। और बताइए, लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, लिखो, बहुत अच्छी बात। चेंज इन फॉरेस्ट बेल्ट, जैसे आपने देखा होगा अब टुंड्रा पे भी आइस मेल्ट कर रही है। अलास्का, साइबेरिया, नॉर्थ अमेरिका जाएंगे आप तो देखेंगे कोनीफेरस फॉरेस्ट ऊपर के लैटिट्यूड पे मिलने लगा है। हिमालय की ऊंची चोटियां जहां पहले बर्फ ढकी रहती थी, अब वहां पर श्रब लैंड बन गया है। समझ में आई बात। और बताइए क्या चेंजेस है। हाँ, ह्यूमन हेल्थ, सही बात है, बीमारियां ज्यादा हो गई हैं। जितनी भी ट्रॉपिकल डिसीज है दे आर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इनकी प्रोपेंसिटी बहुत बढ़ गई है। और बताइए क्या है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अरे वो एक कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, उसके कारण इफेक्ट रही है। और बताइए, इफेक्ट पूछ रहे हैं, इफेक्ट, आप कॉज मत बताइए। क्या हो तो गया, कितनी बार एक ही बात बोलेगा। किसी ने चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं कहा। पानी खत्म हो रहा है, लेक, रिवर्स ये सूख रही है। दुनिया की कोई ऐसी रिवर नहीं है जिसका पानी कम नहीं हुआ हो। कोई ऐसी रिवर नहीं है, कोई ऐसा पॉन्ड नहीं है जो सूखा ना हो। अरल सी सूख गई पूरी, अरल सी होती थी, सूख गई है आज पूरी, वो डेजर्ट बन गया है पूरा मलवा। देखिए अरल सी, ये देखो क्या हालत हो गई इसकी। ये है अरल सी की हालत, एक समय पर कितनी बड़ी थी, आज क्या हो गई है। तो चेंज इन ड्रिंकिंग वाटर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ड्रिंकिंग वाटर की आएगी। और वो लोग जो इंटीरियर्स में रहते हैं, चलो कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम सी वाटर को चेंज कर सकते हैं, सी वाटर को डिसैलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है बेटा, छोटी मोटी बात नहीं है वो। एनर्जी कंजम्पटिव प्रोसेस है वो। आप खुद देखो ना, पूरे पूरे पानी को उबालना, उसके बाद उससे, इसे एक तरह से डिस्टिलेशन कहूं, उसके बाद एडिड मिनरल्स डालने, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस। फिर अगर आरओ भी करोगे तो आरओ भी बहुत, आप देखो एनर्जी इंटेंसिव है वो भी। सलाइन वाटर, मेरीन वाटर का रिवर्स ऑस्मोसिस करना। तो कहने का मतलब ड्रिंकिंग वाटर एक मेजर प्रॉब्लम है। ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, जितनी भी पेरिनियल रिवर्स हैं उनका सोर्स ये ग्लेशियर ही होते थे, लेकिन ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, अगर गंगा की हम बात करें, गंगा की बात करें तो आप देखेंगे पिछले, डेटा मेरे पास होगा, एक मिनट रुकिए, पिछले 1970 से 300 मीटर से 300 से 400 मीटर से ज्यादा गंगा का जो सोर्स है वो रिसीड कर, यानी 300 से 400 मीटर की जो बर्फ है वो पिघल चुकी है। अंटार्कटिका में हर साल, ये तो कल ही की रिपोर्ट है, हर साल 1 मीटर, इतना है ना, 1 मीटर बर्फ कम हो जाती है। 1 मीटर कम नहीं है बर्फ कम होनी हर साल। तो आप ये कह सकते हैं बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी अंटार्कटिका और आर्कटिका पे तो आइस रहेगी ही नहीं। आर्कटिक पे तो आजकल गर्मियों के समय पर आइस होती ही नहीं है।
खत्म हो गई वो आइस होनी। अब आर्कटिक अब ओशन है, वो खत्म हो गया। आर्कटिक पे जो पहले गर्मियों में भी आइस रहती थी अब नहीं होती है, अब तो शिप चल रहे हैं। ठीक है, ये पानी जो ग्लेशियर का पानी है रिसीड हो रहा, ग्लेशियर रिसीड हो रहे हैं। ग्लेशियर रिसीड होंगे तो आप देखो ठंड में तो ये नदियां बहना बंद कर देंगी, बंद कर देंगी तो अंडरग्राउंड रिचार्ज नहीं होगा पानी का। एग्रीकल्चर के लिए कहां से पानी आएगा? और यहाँ पे जो इतनी पॉपुलेशन है जो इस एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, इसी खाने पे डिपेंडेंट है, उनका क्या होगा? तो वाटर सिक्योरिटी वो प्रॉब्लमेटिक है, फूड इनसिक्योरिटी आ रही है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण जो क्लाइमेट माइग्रेट होगा वो दुनिया का बिगेस्ट माइग्रेशन, उसकी कौन बात करेगा? तो फूड इनसिक्योरिटी है, लिखो वाटर इनसिक्योरिटी है। ठीक है, इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, ट्रॉपिकल डिसीज बढ़ रही हैं। और बताइए, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो और नेचुरल लैंड हो, इनका भी एरिया ऑल्टर होता जा रहा है। जो एक समय पर श्रब लैंड होते थे वो श्रब लैंड खत्म होकर वो बुश लैंड बन रहा है। ठीक है, नीचे के फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, ऊपर फॉरेस्ट हो रहे हैं पहाड़ों पर। नीचे के फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, ऊपर फॉरेस्ट हो रहे हैं, तो ये सारा अल्टर्ड हो रहा है एरिया। और बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही है इसके कारण, बताओ भाई। इफेक्ट कोस्टल एरिया सबमर्जेंस की बात किसी ने नहीं करी अभी तक। कौन करेगा? लिखो कोस्टल एरिया सबमर्जेंस। जो वर्ल्ड की मेजर सिटी है, जो वर्ल्ड की मेजर सिटी है वो एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। तो अगर मैं आपको बताऊं आर्कटिक की जो एवरेज थिकनेस है वो 2 किलोमीटर की है, हर साल 1 मीटर आइस रिसीड हो रही है। समझ में आया? अब समझो कि अगर 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 आप सी लेवल राइज की बात करें, सी लेवल की राइज की बात करें, तो आप ये देखिए अगर सारा आर्कटिक और अंटार्कटिका का आइस खत्म हो जाए, कितना आर्कटिक और अंटार्कटिका आइस खत्म हो जाए, तो देयर विल बी राइज ऑफ 70 मीटर वाटर अराउंड द वर्ल्ड। सी लेवल राइज 70 मीटर होगा। और ये 21st सेंचुरी तक आईपीसीसी की रिपोर्ट ने कह दिया है कि नहीं रोका गया तो हो जाएगा। कितना मीटर? 70 मीटर। अब मेजर सिटीज जो है दुनिया की, उनका एल्टीट्यूड हाइट निकाल लो कितना है। नई दिल्ली 216 मीटर क्या है। और अगर बात करें पटना 53 मीटर का है, पटना विल बी अंडर बे ऑफ बंगाल वाटर, पटना तक पानी होगा। ठीक है, मुंबई 14 मीटर की हाइट पर, कलकत्ता 9 मीटर की हाइट पर, चेन्नई 7 मीटर की हाइट पर, लंदन 11 मीटर की हाइट पर, न्यूयॉर्क 15 मीटर की हाइट पर, टोक्यो अगेन 15 से 20 मीटर की हाइट पर। दीज ऑल कोस्टल सिटीज विल बी अंडर वाटर। क्या फोन पे कर रही है, क्या देख? तो 70 मीटर है, तो लिख लो इस बात को भी। इफ ऑल द आइस कवरिंग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन ग्लेशियर अराउंड द वर्ल्ड to melt, sea level would rise about 70 meter. Sea level would rise by 70 meter. तो बहुत सारी सिटीज जो है they will be under। ठीक है, और क्या है, और क्या क्या इफेक्ट होगा इसका? क्लाउड बस्ट इंक्रीज हो चुके हैं, साइक्लोन की इंटेंसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो बवंडर है उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और ट्रॉपिकल कंट्रीज में अनटाइमली रेनफॉल होती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट परेशान है कब रेनफॉल हो जाए कब नहीं हो, उसे पता ही नहीं चलता कब रेनफॉल हो जाएगी। 95% वो जो प्रेडिक्शन करता गलत होती है, जब कहता रेनफॉल नहीं होगी तभी होती, तो वहां प्रॉब्लम है। पेंगुइन पॉपुलेशन अंटार्कटिका में खत्म सी होती जा रही है, डिमिनिश कर रही है। पेंगुइन आर द फ्लाइटलेस बर्ड, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है अंटार्कटिका में, वो ठंड नहीं रही अब। नेचुरल वेजिटेशन मॉसेस और लाइकन्स मिलने लगे हैं अंटार्कटिका पर, जो कि नहीं मिलने चाहिए, वो तो लाइफलेस जगह है। सी लेवल लाइक चेंज हो रहा है। अभी देखा हो, अभी कल परसों ही रिपोर्ट आई थी 2011 से लेकर 2020 तक अभी तक का सबसे गर्म डिकेड रहा है, सबसे गर्म साल रहे हैं। ठीक है, इवन 1991 पहला रिकॉर्ड था, 1991 से सन 2005 तक हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर
2011 से 2020 के डेटा ने वो रिकॉर्ड भी तो हाईएस्ट टेम्परेचर इन ए डिकेड वाज सीन इन 2011 टू 2021। ठीक है, आइस कैप जो मोस्टली फोल्ड माउंटेन्स है, बड़े बड़े ऊंचे माउंटेन्स है, उन पे पिघलती जा रही है। तो दीज आर द सम प्रॉब्लमेटिक एरिया एंड इफेक्ट ड्यू टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया? और कुछ बताएंगे? लॉस ऑफ कोरल्स हो रहा है, लिखो इस बात को, लॉस ऑफ कोरल्स हो रहा है। इसी को एस से बना देना, जितने पॉइंटर्स लिख लो एस से बना देना इसी को। लॉस ऑफ कोरल्स हो रहा है, मेन रीजन लॉस ऑफ कोरल रीफ्स में ग्लोबल वार्मिंग है। और क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं दूसरी क्लास। ठीक है, सी लेवल राइज पे क्वेश्चन